आपने नियत की बात की, नगीना में नियत डोल गया है, क्या हुआ? भाई आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर अगर एक सीट मांग रहे थे और परफॉर्मेंस दिखाता है कि लोगों का जुड़ाव बहुत शानदार था उनके साथ, तो वहां नियत डोला क्या? मुझे लगता है कि इसका असली जवाब तो वही लोग दे पाएंगे जो इस नेगोशिएशन में शामिल रहे होंगे। आप कैसे देखते हैं? मेरा मानना यह है कि चंद्रशेखर जीत गए, संघर्ष करते रहे हैं, विचारधारा पर भी बात करते रहे हैं, दिखता है उनकी मेहनत दिखती है और उसका उन्हें क्रेडिट मिला। सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों में 100 साल का इतिहास इस देश का, उत्तर भारत का है। त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ से होते हुए, डॉक्टर अंबेडकर से बीपी मंडल होते हुए, मानवर कांशीराम से मरहूम मुलायम सिंह यादव होते हुए, आज वो यहाँ प्रयोग खड़ा है कि 37 लोग जो चुन के गए हैं वो केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं है, वो विचारधारा की जीत है। और इसलिए मैं मानता हूं कि नियत बीजेपी की कभी नहीं थी कि जिनका वोट लिया उनको कोई हिस्सा दिया जाए। उनको केवल अपमान मिला, उन तबकों को अपमान मिला, इसलिए वो लोग वहां आज भी मंत्री बने बैठे हैं, लेकिन उनका वोट नहीं मिला, उनके लोग हार गए। जो लोग वहां जातियों के नेता बन के बैठे थे बीजेपी में, उन सब के समाज ने उनका साथ छोड़ दिया और जो विचारधारा को स्पष्ट करके पीडीए की बात किया, समाज आज उसके साथ खड़ा है। तो मुझे लगता है यहां से एक रास्ता खुल रहा है, वो सामाजिक बदलाव का रास्ता है, वो विचारधारा का रास्ता है। और ये राजनीतिक जीत अगर पूरी तरह हो गई होती तो कल्पना करिए अगले 6 महीने में इस देश ने वो परिवर्तन देखे होते जो अंबेडकर और लोहिया और गांधी के विचार का भारत बनाने की दिशा में जाते। 37 सांसद जीत के आए हैं समाजवादी पार्टी से, इंडिया गठबंधन से 37 और 6 43 सांसद, 44 हो सकते थे। आपने नियत की बात की, नगीना में नियत डोल गया है, क्या हुआ? भाई आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर अगर एक सीट मांग रहे थे और परफॉर्मेंस दिखाता है कि लोगों का जुड़ाव बहुत शानदार था उनके साथ, तो वहां नियत डोला क्या? मुझे लगता है कि इसका असली जवाब तो वही लोग दे पाएंगे जो इस नेगोशिएशन में शामिल रहे होंगे। आप कैसे देखते हैं? मेरा मानना यह है कि चंद्रशेखर जीत गए, संघर्ष करते रहे हैं, विचारधारा पर भी बात करते रहे हैं, दिखता है उनकी मेहनत दिखती है और उसका उन्हें क्रेडिट मिला और इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। इस संसद में बलात्कारी बैठे, हत्या के आरोपी बैठे, गाली देने वाले बैठे, मुसलमानों को क्या क्या कहने वाले बैठे, उससे बेहतर है कि कांशीराम की बात करने वाला, संघर्ष करने वाला एक विचारधारा के व्यक्ति बैठे। इसके लिए तो हम उनको बधाई देंगे। अलायंस नहीं हो पाया, भाई हमारे दिल की बात आप पूछेंगे तो हम तो चाहते रहे होंगे कि जितने संविधान बचाने वाले सब एक जगह खड़े हो जाएं, तो हमारे दिल की बात तो अलग है। लेकिन नेता जब कई लोग बैठ करके कोई बात करते हैं, भाई वो नेता तो चाहते थे नीतीश कुमार छोड़ करके ना जाएं, वो नेता तो चाहते थे कि जयंत चौधरी छोड़ कर ना जाएं। जयंत चौधरी वो शख्स हैं जिसे 9 विधायक होने के बावजूद 36-37 विधायकों के समर्थन के साथ अखिलेश यादव ने राज्यसभा भेजा था और वो दगा धोखा दे करके अखिलेश यादव का साथ छोड़ करके चले गए। मेरा सवाल यही है कि आप कुछ लोगों के लिए चाहते थे कि वो छोड़ के ना जाए, और एक व्यक्ति है जो आपके साथ रहना चाहता था लेकिन उसको छोड़ना पड़ा एक फैसले के कारण। वो वही बात कर रहा है जिस बात को आप लगातार बोल रहे हैं। उस व्यक्ति को नजरअंदाज करना क्या क्या दिखाता है? मतलब कैसे लोगों को यह समझना चाहिए? देखिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। अब मुझे लगता है कि देखिए राजनीति है, मैं फिर से कह रहा हूं, इसका सबसे सटीक जवाब वो लोग देंगे जो इस निर्णय में शामिल रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अच्छा उनसे बातचीत में क्या हुआ, कहाँ पेच फंसी, कहाँ दिक्कत आई। ये वो दोनों पक्ष बताएगा जो इस चीज़ को चाह रहा था या जो इसमें शामिल रहा होगा। क्योंकि मैं उसमें शामिल नहीं था तो उसका ठोस जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं अपनी मंशा जाहिर कर सकता हूँ और मेरी मंशा इस पूरे चुनाव में ये थी कि जितने भी लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से मोहब्बत करते हैं, उसे बचाना चाहते हैं, वो सारे लोग एकजुट हो जाएं और जो सरकार इस संविधान पर खतरा बन गई है उसे हटाएं। ये मेरी मंशा है। अगर मैं वैसे बात करूं फौरी तौर पर, मोटे तौर पर, तो पिछड़े लोग सपा के साथ जुड़े हुए हैं। दलितों के लिए जो पार्टी थी या दलित आधारित जो पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी थी। अल्पसंख्यकों के लिए ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो वोट करते हैं, और इस बार राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव था। मुस्लिम यादव का समीकरण सपा के साथ भी चलता है। ये 3 वोटर सेगमेंट हो गए, मान के चलें आप। मैं एक सीट की बात करूं, नगीना की, जिसका मैंने जिक्र भी किया था, वहां पर जो दलित समुदाय है
उन्होंने चंद्रशेखर रावण को जिताया। मतलब तमाम लोगों ने जो संविधान बचाने की मुहिम में भी थे और वो समुदाय भी चंद्रशेखर की तरफ बढ़ा। राहुल गांधी की सीटें भी या कांग्रेस की सीटें बढ़कर 6 हो गई हैं। न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा का भी बहुत ज़बरदस्त प्रभाव होगा शायद इसमें। अखिलेश की सीटें भी या सपा की सीटें भी बढ़ी हैं। तो अब 3 फोर्सेस के तौर पर मैं देखता हूँ यूपी को। अगर मैं बीजेपी के अलावा बात करूँ, समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा दे रही है, राहुल गांधी जो सामाजिक न्याय का नारा दे रहे हैं, चंद्रशेखर जो फिर से वही संविधान और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो ये तीनों जो धुरियां हैं, ये कहाँ जाकर मिलेंगी और पूरी राजनीति इन तीनों के साथ किस तरीके से आगे बढ़ेगी? अब फिर से आपका सवाल हाइपोथेटिकल है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये तीनों में जो डिसीजन मेकिंग लोग होंगे वो इस बार भी बैठे होंगे। इवन चंद्रशेखर वाले मामले में मैं ये कहूँ कि 22 में भी गठबंधन होते होते रह गया कुछ वजहों से। उसके बाद एक उपचुनाव हुआ जिसमें गठबंधन हुआ और जीते। 24 में भी कुछ वजह से नहीं हो पाया होगा, बातचीत भी हुई होगी, बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। अब अंदर क्या हुआ ये चूंकि मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये देख रहा हूँ। इवन चलिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। किसका प्रभाव ज्यादा आप देख रहे हैं, किन जातियों में? चंद्रशेखर का प्रभाव आप बहुजनों में देख रहे हैं क्या? मुस्लिमों के अंदर राहुल गांधी की यात्राओं का प्रभाव देख रहे हैं? सामाजिक न्याय का जो नारा राहुल गांधी ने दिया उसका प्रभाव देख रहे हैं आप उन जातियों में? या अखिलेश लगातार जो लड़ रहे हैं उनका ज्यादा प्रभाव? मुझे लग रहा है यूपी को जब भी आप देखेंगे ना, तो यूपी में वैसे तो तीनों की अपनी जगह है। मैं तीनों को पता नहीं क्यों आप तुलना करके मुझे फंसा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कह दूं तीनों को मैं इस तरह से देखता हूं कि अब आप राजनीति को यहां से समझिए ना। इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस शामिल हो गए, गठबंधन हो चुका है, बीच में राज्यों का चुनाव आ गया और मध्य प्रदेश में ऐसा दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे कि जैसे लग ही नहीं रहा था कि अच्छा ये दोनों पहले मिले फिर बाद में मिल जाएंगे। राजनीति इसका नाम है। क्या क्या नहीं बोला जा रहा था, फिर दोनों एक हुए। उस दिन एक हुए जिस दिन इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को तोड़ लिया एक अकेला सब पर भारी कहने वाले ने। और उस दिन ऐसे लगा कि अब गठबंधन कहाँ होगा, ममता बनर्जी जी अलग, ये वो। उस दिन अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि 11 सीटों पर हमारी और कांग्रेस की बात पक्की, आगे के लिए बात जारी। वो एक पॉजिटिव अप्रोच था गठबंधन को बचाने का। राहुल गांधी और अखिलेश की ट्यूनिंग को आप इस चुनाव में देखिए कि क्या गजब की ट्यूनिंग। और दूसरी और तीसरी बात कि अखिलेश यादव ने वाकई एक नई इमेज अर्जित की है। जिस अखिलेश यादव को कहा जाता था कि अपने बल पर तो अभी तक कोई चुनाव नहीं जीते, जिस अखिलेश यादव को कहा जाता था कि वो घर परिवार पार्टी ये वो यादव मुस्लिम, उसने सारे अपने आरोपों को तोड़ दिया। जिस अखिलेश यादव को शहजादा टोटी से लेकर के घर धुलवाने से लेकर के मंदिर में चले गए तो मंदिर धुलवाने से लेकर के कितने लोगों के आरोप, कितने लोगों के धोखे, सब कुछ सुना। और उसके बाद भी वो इमर्ज करता है नेता मुस्कुराते हुए। उसका एक शब्द आप कहीं, चाहे आप राहुल गांधी को देख लें, राहुल गांधी तो कई बार गुस्से में बोल भी देते थे, अखिलेश मुस्कुराते हुए तंज करते हुए अपना पॉलिटिक्स आगे बढ़ाते गए। तीनों की अपनी जगह है और तीनों स्टेट की पॉलिटिक्स में क्या करेंगे ये अभी दूर की कौड़ी है। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि जब अभी चूंकि संविधान पर खतरा पूरा टला नहीं है, विचारधारा में तीनों में अगर एकता दिख रही है, तो ये चूंकि लड़ाई वैचारिक है, चूंकि लड़ाई राजनीति से ज्यादा बड़ी है, कुछ सीटों और कुछ जातियों में किसका प्रभाव ज्यादा है इससे ज्यादा बड़ी लड़ाई है। अखिलेश यादव अगर पीडीए से कामयाब होते हैं कि 85% वो जातियां जिनका नाम आप, मैं फिर से कह रहा हूं, जिन 36 लोगों का नाम चलेगा ना कि सपा के कौन लोग, उसमें नाम देखिएगा, कोई बिंद है, कोई केवट है, कोई निषाद है, कोई पासी है, कोई कश्यप है, कोई जो है अलग अलग तमाम जातियों, पटेल, इंक्लूसिवनेस है। यहां मुझे भारत के संविधान के बचाने की उम्मीद दिखती है। जब राहुल गांधी कहेंगे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, संविधान से देश चलेगा, वहां मुझे एक उम्मीद दिखती है। और वही चीज अगर चंद्रशेखर भी कह रहे हैं तो ठीक है। मैं इसको एक राजनीतिक लड़ाई के आगे संविधान को केंद्र में रख के वैचारिक लड़ाई की तरह देख रहा हूं।